नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों। इसका हम स्पष्टीकरण इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके साथ में इसी प्रकार की कुछ घटनाएं, जैसे बादलों का रंग सफ़ेद दिखाई देता है क्यों, खतरे के निशान लाल रंग के ही क्यों बनाए जाते हैं, साथ में हम इसी प्रकार की कुछ अन्य घटनाएं, जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो लाल क्यों दिखाई देता है, ऐसी ही कुछ घटनाओं का स्पष्टीकरण, क्लियरिफिकेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम एक टॉपिक लेकर चलेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। ये जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है, कक्षा 12 की एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक के 9वें चैप्टर से लिया गया है। किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र से हमने प्रकाश का प्रकीर्णन टॉपिक लिया है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है, फिर इस पर आधारित कुछ घटनाओं की हम व्याख्या करने वाले हैं। देखिए, प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है। देखिए कि जब प्रकाश माध्यम के कणों पर आपतित होता है तो माध्यम के कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे, पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेंगे, और फिर माध्यम के कण नए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। सभी संभव दिशाओं में नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए एक आवश्यक शर्त है कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य और माध्यम के कणों का आकार एक ही कोटि का होना चाहिए। यदि दोनों का आकार या माध्यम के कणों का आकार यदि तरंगदैर्घ्य की तुलना में बड़ा होता है तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। कंडीशन, आवश्यक जो कंडीशन है वो यही है कि माध्यम के कणों का आकार और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि एक समान होनी चाहिए। क्लियर। देखिए, अब इसकी डेफिनेशन हम यहां पर देख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन हम किसे कहते हैं कि जब दृश्य प्रकाश माध्यम के कणों पर आपतित होता है तो माध्यम के कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, माध्यम के कण उस प्रकाश को क्या कर लेंगे, अवशोषित कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, तथा फिर माध्यम के कणों द्वारा सभी संभव दिशाओं में, मतलब माध्यम के कणों द्वारा चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है। माध्यम के कणों द्वारा चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है। नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इस घटना को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहेंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए, इसका मतलब आप लोग समझ लीजिए कि जैसे ये हमारे पास में है कोई माध्यम का कण है, ये हमने क्या ले लिया, एक माध्यम का कण। इससे हम समझ लेते हैं कि
इसके ऊपर हम दृश्य प्रकाश का आपतन करवाएंगे। कौन सा प्रकाश आपतित करवाना है? दृश्य प्रकाश आपतित होना चाहिए। और जब दृश्य प्रकाश मतलब जिसमें 7 रंग सम्मिलित हो, तो दृश्य प्रकाश जब इस पर आपतित होगा तो इस प्रकाश किरण को ये जो माध्यम का कण है वो पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेगा, ये उसको अवशोषित कर लेगा। फिर अवशोषण के पश्चात इस माध्यम के कण द्वारा नए प्रकाश का उत्सर्जन होता है और वो जो नया प्रकाश है सभी संभव दिशाओं में निकलेगा, इस तरीके से चारों ओर उत्सर्जित होगा। इस प्रकाश को हम कहते हैं परिकिरणित प्रकाश। इस माध्यम के कण द्वारा पहले दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लिया जाता है, फिर उस माध्यम के कण से सभी संभव दिशाओं में प्रकाश का उत्सर्जन होता है, तो इसको हम कहते हैं परिकिरणित प्रकाश। परिकिरणित प्रकाश, क्लियर? ये जो आप प्रकाश का परिकिरण देख रहे हैं ये केवल और केवल तभी पॉसिबल होगा जब इस दृश्य प्रकाश की तरंगधैर्य और इस माध्यम के कण का आकार एक समान कोटि का होना चाहिए, लगभग समान कोटि का होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए माध्यम के कणों का आकार किसके बराबर होगा? क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंगधैर्य कितनी होती है? दृश्य प्रकाश की जो तरंगधैर्य है वो समझ लीजिए, दृश्य प्रकाश की जो तरंगधैर्य है वो 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक होती है। 3800 एंगस्ट्रोम से 7800 एंगस्ट्रोम तक दृश्य प्रकाश की तरंगधैर्य होती है। तो माध्यम के कणों का आकार यदि इसी कोटि का होता है तो ही प्रकाश का परिकिरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। यदि कणों का आकार इससे छोटा या कणों का आकार इससे बड़ा है तो वहां पर प्रकाश के परिकिरण की घटना घटित नहीं होगी। अब देखो, तो इसके लिए आवश्यक शर्त क्या हो गई है? प्रकाश के परिकिरण के लिए आवश्यक शर्त है कि प्रकाश के परिकिरण के लिए आवश्यक शर्त है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगधैर्य की कोटि का होना चाहिए। आकार प्रकाश की तरंगधैर्य की कोटि का होना चाहिए। तरंगधैर्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंगधैर्य की कोटि, प्रकाश की तरंगधैर्य और माध्यम के कणों का आकार एक समान कोटि का होना चाहिए। यदि एक समान कोटि का है तो वहां पर प्रकाश का परिकिरण हो सकता है। क्लियर? अब देखिए, एक साइंटिस्ट थे रेले, उन्होंने ये कहा कि जो प्रकाश का परिकिरण हो जाता है तो उसके पश्चात जो प्रकाश बाहर निकलता है इसे हम कहते हैं परिकिणित प्रकाश। उस परिकिणित प्रकाश की जो तीव्रता है वो तरंगधैर्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात जिस प्रकाश की तरंगधैर्य जितनी ज्यादा होगी उस प्रकाश की तीव्रता उतनी ही कम होगी, और जिस रंग के लिए तरंगधैर्य कम होगा उसका जो परिकिरण है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होगी, उसकी तीव्रता अधिक होगी। तो देखिए, प्रकाश के परिकिरण से रिलेटेड रेले ने अपना एक नियम दिया। रेले ने क्या कहा? रेले के अनुसार परिकिणित प्रकाश की तीव्रता, जो यहां से ये माध्यम के कण नए प्रकाश का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको हम कह रहे हैं परिकिणित प्रकाश। तो रेले के अनुसार परिकिणित प्रकाश की तीव्रता, परिकिणित प्रकाश की तीव्रता उनकी तरंगधैर्य की चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती
होती है, चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य यदि हम लैम्बडा ले लें तो जो तीव्रता है वो आई समानुपाती होगा 1/λ⁴, या आई व्युत्क्रमानुपाती होता है λ⁴। जहां लैम्बडा है तरंगदैर्घ्य, आई है प्रकाश की तीव्रता। लैम्बडा का मान जितना ज्यादा होगा इंटेंसिटी उतनी ही कम होगी। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम, तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, या प्रकीर्णित प्रकाश में बैंगनी रंग की मात्रा सर्वाधिक होती है। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, तत्पश्चात उसकी जो तीव्रता है वो भी सबसे कम होगी। अब हम प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाओं की यहां पर चर्चा करते हैं। देखिए अब यहां पर हम चर्चा करेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाओं की। उन घटनाओं की मैं यहां पर व्याख्या करने वाला हूं। थ्योरी यहां पर आप लोगों को ज्यादा मैं पुट नहीं करवाऊंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित कुछ घटनाएं, या हम कह सकते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के कुछ उदाहरण। और जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारे पास में है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो देखिए आकाश का जो रंग है उसके नीले दिखने के पीछे रीजन क्या है वो समझ लीजिए। देखिए विद्यार्थियों कि आकाश में यदि आप इस आकाश को किसी दूसरी ग्रह से या दूसरे यदि पिंड से यदि इसको देखें तो आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग कैसा होता है? काला। बट पृथ्वी से यदि हम आकाश को देखें तो उसका रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। उसके पीछे रीजन क्या है? यह है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है और इसके चारों ओर वायुमंडल होता है। इसके चारों ओर क्या मौजूद रहता है? वायुमंडल मौजूद रहता है। और इस वायुमंडल में वायु के पार्टिकल्स होते हैं, वायु के कण होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश, देखिए यहाँ पर सूर्य है और सूर्य बहुत दूर अवस्थित है, और यहाँ से जब इस वायुमंडल पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है तो वायु के कणों से उसका प्रकीर्णन हो जाता है। सूर्य का प्रकाश आ रहा है यहाँ से, जो दृश्य प्रकाश वाला पार्ट होता है वो माध्यम के कणों पर आपतित होता है और इनके द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन हो जाएगा। नया प्रकाश सभी संभव दिशाओं में उत्सर्जित होगा। अब ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है वो हमारे तक पहुंचता है, यहां तक पहुंचता है, पृथ्वी तक आता है। तो देखिए प्रकीर्णित प्रकाश में सबसे ज्यादा जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की होगी। देखो मैं आपको बता दूं कि VIBGYOR इस क्रम में तरंगदैर्घ्य होती है और ये तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। यहाँ पर इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 3800 एंगस्ट्रॉम और इसकी तरंगदैर्घ्य होती है 7800 एंगस्ट्रॉम। तो बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य कम होती है। तत्पश्चात ये जो प्रकीर्णित प्रकाश है उसमें बैंगनी रंग की मात्रा सबसे ज्यादा होगी, उसकी तीव्रता तीव्रता का मतलब है उसकी मात्रा से। तो बैंगनी रंग की मात्रा सर्वाधिक होगी, फिर उसके पश्चात जामुनी रंग की उससे कम, नीले रंग की उससे कम, हरे रंग की उससे कम, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्लियर? तो देखिए यहां से स्पष्ट हो गया कि जो प्रकाश का प्रकीर्णन हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा बैंगनी रंग होगा। बट हमारी जो आंखें होती है वो बैंगनी जामुनी रंग को उतने अच्छे ढंग से देख नहीं पाती, या हमारी आंखें हैं वो बैंगनी रंग के प्रति सुग्राही नहीं होती, बैंगनी रंग के प्रति सुग्राही नहीं हो पाती। इसलिए देखिए इन दोनों का एक मिक्स रूप हमें दिखाई पड़ता है, जामुनी नीला, उसमें नीले रंग की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है। इन रंग के प्रति हमारी जो आंख है वो कम सुग्राही होती है। तत्पश्चात आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है। क्लियर? तो यहां से कि भाई आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है?
तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई पड़ता है। फिर क्वेश्चन आता है कि प्रकाश के प्रकीर्णन में तो बैंगनी रंग का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, फिर भी हमें नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो हमारी जो आंखें हैं वो बैंगनी रंग के प्रति कम सुगराही होती है, उनको बेटर तरीके से नहीं देख पाती, इसलिए आकाश का जो रंग है वो कैसा होता है? नीला होता है। इन दो रंगों को उतना बढ़िया तरीके से एक्सेप्ट नहीं करती, उतने बढ़िया तरीके से उनका संसूचन नहीं कर पाती। तत्पश्चात आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ेगा? बैंगनी और जामुनी रंग के प्रति कम सुगराई होने की वजह से नीला दिखाई पड़ता है। तो आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। क्लियर? फिर हम बात करते हैं इसी प्रकार की एक अन्य घटना की। दूसरा हमारे पास में है बादलों का रंग। बादलों का रंग सफेद दिखाई पड़ता है। बादलों का रंग कैसा होता है? बादलों का रंग सफेद, और घने बादल काले हो जाते हैं। घने बादल कैसे होंगे? काले, सफेद दिखाई पड़ता है। तो देखिए बादल सफेद क्यों दिखते हैं, उसके पीछे रीजन समझ लीजिए कि जो बादल है उसमें जल के पार्टिकल्स होते हैं, जल की बूंदें होती है। तो जैसे यहाँ पर पृथ्वी के वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं, और बादल के जो कण हैं ये क्या हैं? बादल के अंदर क्या होंगे? जल की बूंदें। ये क्या है? बादल में जल की बूंद है। जल की बूंद है, बहुत छोटी छोटी जल की बूंदें वहां पर मौजूद होगी। और ये जो जल की बूंदें होती है उनका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में अधिक होता है। उनका आकार क्या होगा? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में ज्यादा होगा। तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में यदि जल की बूंदों का आकार ज्यादा है, बड़ा है, तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक कंडीशन क्या है? कि माध्यम के कणों का आकार और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य एक ही कोटि की होनी चाहिए। बट यहाँ पर तो जो बादल है उसमें जल की बूंदें होती है, उनका आकार क्या होता है? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होता है, और ज्यादा होगा तो वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा। और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो जो प्रकाश दृश्य प्रकाश उस पर आपतित हो रहा है तो वहां से वही परावर्तित होकर हमारे तक पहुंचेगा। तत्पश्चात जो बादल हैं वो सफेद रंग के दिखाई पड़ते हैं। तो देखो ये तो क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से। और बादलों का रंग सफेद क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन न होने के कारण। प्रकीर्णन न होने की वजह से, न होने के कारण प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए सफेद प्रकाश उस पर आपतित होता है और सफेद प्रकाश ही हमारे तक पहुंच जाता है। क्लियर? अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तीसरी घटना की ओर चलते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना। सूर्य का लाल दिखाई देना। तो देखिए यहां से आप देखेंगे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य की किरणें होती है वो वायु में सबसे ज्यादा दूरी तय करके पहुंचती है। तो यहां से आप ध्यान देंगे कि जैसे हमारे पास में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, जैसे ये सूर्योदय की मैं ले लेता हूं, सूर्योदय की स्थिति में सूर्य यहां पर होता है और यह है दोपहर के समय, दोपहर के समय, और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य उस स्थिति में होता है। तो ये आप यहां पर देखेंगे कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में जो प्रकाश है वो लंबी दूरी तय करता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायु में प्रकाश लंबी दूरी तय करेगा। दोपहर के समय और या जैसे जैसे सूर्य ऊपर चढ़ता है वायुमंडल में उसकी दूरी घटती चली जाती है। क्लियर? क्योंकि ये तो ऐसे है ना, ये तो इस तरीके से है और यहां से ये वाली डिस्टेंस तो होगी ज्यादा, ये वाली डिस्टेंस होगी कम। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें वायु में लंबी दूरी तय करती है और उससे लंबी दूरी के दौरान जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है उसका प्रकीर्णन होता रहता है। तो सबसे ज्यादा जो श्वेत प्रकाश है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रकाश उपलब्ध होगा
प्रकीर्णन होगा वो बैंगनी रंग के प्रकाश का होगा, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होगा? सबसे कम होता है। इसलिए जो बाकी का प्रकाश है, यहां से जो प्रकाश आ रहा है श्वेत प्रकाश, उसमें बाकी के रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, अन्य रंगों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक होने की वजह से जो रेले है उसके नियम के अकॉर्डिंग लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या होती है? सबसे ज्यादा, और तरंगदैर्घ्य जिसकी सबसे ज्यादा है उस प्रकाश की तीव्रता सबसे कम होगी। तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होने की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वो लंबी दूरी तय करके आता है और अन्य सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता। तत्पश्चात हमारे तक सिर्फ और सिर्फ लाल रंग पहुंच पाता है। इस वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग है वो लाल दिखाई पड़ता है। क्लियर? अब देखो इसी प्रकार की एक और घटना है, खतरे के निशान लाल रंग के बने होते हैं। खतरे के निशान कौन से रंग के बने होंगे? खतरे के निशान, जहां कहीं पर भी खतरे के निशान बनाए जाते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, लाल रंग के बने होते हैं, लाल रंग के बने होते हैं। खतरे के निशान का जो कलर है वो लाल रंग का रखा जाता है। उसके पीछे रीजन समझ लीजिए क्या रीजन है? वही रीजन है जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई पड़ना होता है। देखिए समझेंगे कि जैसे मान लीजिए खतरे का निशान है वो लाल रंग का है, तो देखिए यदि अन्य कोई रंग होता है, अन्य जैसे ये खतरे का निशान है, इसके ऊपर जब प्रकाश का आपतन होगा तो यहाँ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारे तक पहुँचता है। खतरे का निशान का मतलब है हमारे को सचेत करना, और हम सचेत कब होंगे? जब इससे प्रकाश टकराकर हमारे तक पहुँचेगा, और जब इससे टकराकर प्रकाश हमारे तक पहुँचेगा तो इससे टकराने के पश्चात वो वायु से होता हुआ कहाँ तक पहुँचेगा? हमारे तक पहुँचेगा। अब यदि इससे सभी रंगों के प्रकाश आ रहे हैं तो उनमें से लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, लाल रंग हमारे तक ज्यादा बेटर तरीके से पहुंच पाता है। और यदि ये खतरे का जो निशान है वो ही लाल रंग का होगा तो यहां से लाल रंग का प्रकाश आएगा। कौन से रंग का प्रकाश आएगा? लाल रंग का, और उसका प्रकीर्णन होता है बहुत कम, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। तो ये वायु में लंबी दूरी तय करेगा क्योंकि उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसलिए खतरे के जो निशान है वो लंबी दूरी तक दिखाई देने चाहिए, और लाल रंग है वो वायु में लंबी दूरी तय करके हमारे तक पहुंच सकता है। इस वजह से खतरे के जो निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक और उसका प्रकीर्णन होता है सबसे कम। तो उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा तो इससे यदि लाल रंग से प्रकाश टकराकर हमारे तक पहुंचेगा तो उस प्रकाश में उसका प्रकीर्णन सबसे कम होगा और वो वायु में लंबी दूरी तय करके हमारे तक पहुंच सकता है। तत्पश्चात जो लाल रंग के खतरे के निशान बनाए जाते हैं वो लंबी दूरी तक दिखाई देंगे। अन्य प्रकाश का वायु में प्रकीर्णन हो जाता है, वो लंबी दूरी तक दिखाई नहीं दे पाते। तो ये समझ में आ गया होगा खतरे का निशान लाल रंग का क्यों बनाया जाता है। तो ये जो खतरे का निशान लाल रंग के बनाने के पीछे रीजन है कि लाल रंग का जो प्रकीर्णन है वो सबसे कम होता है, वो लंबी दूरी तक दिखाई पड़ते हैं। तो ये हमने कुछ घटनाएं आप लोगों के सामने रखी जो प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित थी। तो आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है। खतरे के निशान भी लाल रंग के दिखाई बने होते हैं, उसके पीछे भी रीजन है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है और वो वायु में लंबी दूरी तय करता है, इसलिए खतरे के निशान लाल रंग के बने होते हैं। बादलों का रंग सफेद इसलिए होता है क्योंकि बादलों में उपस्थित जल की बूंदों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा होता, तत्पश्चात वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता। देखो प्रकीर्णन न होने के कारण से बादलों का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? सफेद दिखाई पड़ता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है और उस पर आधारित कुछ घटनाएं आपने देखी।
यदि इस टॉपिक की थ्योरी आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं, इस लेसन के लिए आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करने हैं, तो केवल इन नंबरों पर व्हाट्सअप करना है। आपको क्या करना है, कॉल किसी भी कंडीशन में ना करें, केवल व्हाट्सअप करें। ये इन नंबर पर कर दीजिए तो आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।